So let us start. Okay. So लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि कुछ एमसीक्यूज हमने किए थे. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके, ये देखो. ओके, तो उसमें से ना एक एमसीक्यू हमने जो किया था, लगता है कि उसमें, हाँ, ये वाला जो एमसीक्यू हमने किया था ना, ये देखो, इन यूट्यूब इन विच द क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह वो सब हमने किया था, और उसके अंदर हमने आंसर जो निकाला था तो वो एक्चुअली एक्स का वैल्यू निकाला था. बराबर है, एक्स का वैल्यू. और यहाँ पे एक्स मतलब क्या एज्यूम किया था हमने, द डिस्टेंस थ्रू विच द मर्क्यूरी फॉल्स डाउन इन दिस लेफ्ट आर्म, राइट. बट व्हाट इज आस्क्ड, जस्ट सी हियर, यहाँ पे लेफ्ट, हाँ, व्हाट विल बी द राइज ऑफ लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब. ओके, तो ये राइट लिम्ब के अंदर कितना मर्क्यूरी राइज होता है वो हमको ढूंढ के निकालना है. मतलब हमको एक्चुअली ये x/4 का वैल्यू ढूंढ के निकालना है. तो जब हमको x का वैल्यू मिल गया तो x इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2.25 सेंटीमीटर, राइट. तो उसको लेके हम ये y निकाल सकते हैं, जो कि एक्चुअली x/4 के बराबर है. और इस 2.25 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो हमको अप्रोक्सीमेटली 0.56 सेंटीमीटर के आसपास मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एक्चुअली सी ऑप्शन में है. तो दिस सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी एक्चुअली द करेक्ट वन इन दिस केस. ओके, तो ये वाला एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया था लास्ट लेक्चर में, यादरबड़िक से. चलो, सो द नेक्स्ट वन इज, ये तो हमने ऑलरेडी देखा था. हाँ, ये वाला भी हमने ट्राई किया था. इसमें एक कंसेप्ट है, इसको समझो ठीक से. ओके, अभी देखो, अच्छी तरह से ध्यान दो. ओके, ठीक है, just read the question carefully. See, the tension in the string holding a solid block below the surface of liquid, as shown in the figure, is when the system is at rest. Is okay. तो देखो, ये हमको ढूंढ के निकालना है. We want to find out the tension in the string. ओके, इसके लिए एक जो कंसेप्ट है तो वो अच्छी तरह से पढ़ो. देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि whenever a body is immersed in a liquid, सपोज ये एक लिक्विड है, ओके, और यहाँ तक वो भरा हुआ है, और ये एक बॉडी है जिसका डेंसिटी एक्चुअली है रो. ओके, and the density of the liquid here is actually going to be rho w. Yes, okay, so density of the liquid is rho w, and suppose here that अभी इसमें जैसे ही वो बॉडी, और इसमें एज्यूम करेंगे कि रो इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू. ओके, तो यस, तो इसमें ये तो हमको पता है ऑलरेडी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द टेंशन और द apparent weight of the body actually happens to be equal to the actual weight, we can say actual weight minus the weight of the liquid displaced. मतलब इसको हम v into rho w into g इस तरह से लिख सकते हैं, और एक्चुअल वेट को जैसा कि हम जानते हैं v into rho to g ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें से हमको ये फॉर्मूला मिलता है, that is v into rho into, sorry, v into rho minus rho w into g. yes, तो ये हमारा apparent weight बनता है, इसको हम लिख सकते हैं WA. अभी एक बार समझो कि यहाँ पे ये जो apparent weight है, तो it can also be considered to be equivalent to weight which is produced due to
apparent gravity, ठीक है, apparent gravity which is g dash in this case. तो सपोज अगर यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि apparent gravity g dash है, तो इस वेट को हम लिख सकते हैं the mass of the body, that is v into rho, it should be multiplied by g dash, where g dash is called as the apparent gravity. तो यहाँ पे हमको ये मिलेगा v into rho minus rho w into g as it is, so that this v just gets cancelled from both sides and rho can be transmitted or shifted in the denominator, so that we can get this g dash to be equal to 1 minus rho w upon rho, and rho w upon rho can also be called as the reciprocal of specific gravity, and hence we can just get this as g dash equal to 1 minus 1 upon sigma into g as a final. So this is actually going to be the formula for apparent gravity. ये apparent gravity का जो concept है वो तुमको already पता होना चाहिए. Actually वो हमने already 11th standard में भी देखा था, अगर आपको याद है. तो जब हमने concept pseudo force का concept स्टडी किया था, तो उसमें हमने देखा था कि सपोज अगर मान लो कि एक कोई फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम, और मान लो कि ये पूरा फ्रेम अगर ऊपर के डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहा है, ए इतने एक्सेलरेशन के साथ अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस फ्रेम के अंदर सिचुएटेड होने वाला कोई भी बॉडी जो है, मतलब कोई भी जो बॉडीज होते हैं, उनके लिए जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली ज्यादा होता है, अपरेंट ग्रेविटी ज्यादा होता है. क्योंकि देखो कोई भी एक बॉडी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो उसका मास अगर हम मान लेते हैं m है सपोज, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं. एक तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि हमको पता है mg के बराबर हो सकता है, और दूसरा होता है सीडो फोर्स, ठीक है, सीडो फोर्स, जो कि फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, क्योंकि द फ्रेम इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. So the pseudo force will be acting in the downward direction, and it is denoted by m into a here, which is equal to the product of mass of the body and acceleration of the frame. And hence we can just say that the total force, or we can say the net force acting on the body, will actually be equal to mg minus ma. And here if we just equate this f here to be simply m into g dash, where m is the mass of the body and g dash is going to be the acceleration, apparent acceleration due to gravity, or apparent gravity we can say. So mg dash can be supposed to be equal to m into g minus a here, so that we can just cancel out this m from both sides and can get it as g dash to be simply equal to g minus a as it is here. So this is the sorry mg plus ma, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से टोटल जो फोर्स है वो एक्चुअली mg और ma के एडिशन के बराबर होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे अपरेंट ग्रेविटी जो है वो g डैश जो कि g प्लस a के बराबर होने वाला है. ठीक है, ये हो गया इस सिचुएशन के अंदर. अभी दूसरा सिचुएशन कंसिडर करो जिसमें सपोज ये एक फ्रेम है, और ये फ्रेम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में a इतने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, देखो कि अगर कोई भी बॉडी अगर इस फ्रेम के अंदर अगर रखा जाता है जिसका मास अगर m है मान लेते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे. एक तो उसका वेट जो कि पहले भी था, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम वी कैन जस्ट सी अनदर फोर्स which is acting on this body, which is the pseudo force, which is acting in the upward direction actually, which is going to be equal to the product of mass of the body and the acceleration of the frame. And hence we can just say that the net force in this case here will be actually going to be the mg minus ma in this case, where this net force can be written to be simply m into g minus a here, so that this net force can also be considered to be equivalent to the apparent weight, which is going to be actually the mass of the body into apparent gravity here, which is a g dash here in this case. So we can just say that this mg dash is going to be equal to m times g minus a, so that this m gets cancelled from both sides, and we are left with g dash equal to g minus a as the apparent gravity in this case. Whenever this whole frame is moving in the downward direction, the apparent gravity is actually g minus a here. And if this whole frame is moving in the upward direction with an acceleration a, then the apparent gravity for all the bodies which are inside in this frame is actually equal to g plus a here. तो ये एक बात इंपॉर्टेंट बात है हमको समझने जैसी, जो कि हमको इस एग्जांपल के अंदर अप्लाई करनी है. देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमको बोला गया है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द सॉलिड ब्लॉक
below the surface of liquid, where density of liquid उसको हम बोलेंगे रो L, okay, and density of block we can just call it as rho B, and it is given here that the rho L is going to be greater than rho B. तो अभी देखो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर कौन से फोर्सेस काम करेंगे, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो क्या मिलता है, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा, देखो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी कैन कॉल इट एज T. The second force is the weight of the body, which is acting in a downward direction once again, which is equal to the mass of the body into density of the body. अब यहाँ पे नोट करो कि मास जो बॉडी का है वो कितना रहने वाला है, it is going to be equal to the product of the density and volume of the body. तो उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे V into rho B, ये हो गया मास, and that is multiplied by gravity G here, ठीक है, तो ये हो गया mass of the body, V rho into and G is the gravity, okay. And at the same time, the third force acting on the body here is the the upward force, beyond force, which is actually going to be equal to the volume of the body to density of this liquid here, okay, density of the liquid, rho L we can say, into gravity here. So if we just equate all these forces, this tension and V rho BG just adds up together so as to balance this single force, beyond force here, and hence we can just get an equation that is V into rho L into G is equal to V into rho B into G plus T, करेक्ट है, जिसमें से हमको T आराम से मिल जाएगा. So T can be obtained to be simply V rho L G minus V rho B G, जिससे हमको टेंशन का वैल्यू मिलता है V into rho L minus rho B into G. Okay, so this is the formula for finding the tension in the string when the system is going to be at rest. Okay, but now if we just focus on the situation in which the system is actually moving with some acceleration, and the tension in the string becomes T dash, and it is already given that the system is moving in the upward direction with an acceleration A here. तो अगर A इतने acceleration के साथ ये सिस्टम अगर मूव करता है, देखो यहाँ पे, तो उस केस में क्या हुआ, देखो, the apparent gravity for all the bodies inside will just get changed, and the apparent gravity will actually become G plus A, we can say G dash, we can call it as G dash, which is actually going to be G plus A in this case. तो ये apparent gravity बनेगा, और along with this apparent gravity we can now use the same equation and construct the same equation here. तो अभी हम फिर से वही इक्वेशन बना सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पे G के बदले क्या आने वाला है, ये G डैश आने वाला है. तो अगर हम वो सब करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हमको मिलेगा ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि द फोर्स इज एक्टिंग, या हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी ट्रांसलेट कर सकते हैं सीधा. तो हमको टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर मिलने वाला है उसको हम अगर T डैश बोल देते हैं, तो न्यू टेंशन विल एक्चुअली बी इक्वल टू V into rho L minus rho B, and that is multiplied by gravity G, which has to be replaced here by G dash in this case, just because we are given with the system which is moving upwards with an acceleration A here. So the pseudo force will act on in the downward direction on everything, not only on the body here, block here, but on the liquid also. Liquid के ऊपर भी pseudo force काम करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ग्रेविटी, अपरेंट ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, मतलब इधर का जो ग्रेविटी था पहले वो यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा और वो G डैश के बराबर बन जाएगा, और इसकी वजह से टेंशन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और हमको मिलेगा टेंशन T डैश इन द स्ट्रिंग हियर टू बी इक्वल टू V into rho L minus rho G into G dash, where G dash is actually going to be equal to G plus A here. So this is G plus A in this case, and this can be given to be equation number 2 here, and already we have the equation number 1 which is obtained here. So ये यहाँ पे जो हमको मिला हुआ है इसको हम बोल सकते हैं as equation number 1. Okay, and now in order to get rid of this all these common things, we can just take the ratio of these two equations, T dash and T. So if we just divide this equation 2 by equation 1, okay, तो अगर equation 2 को equation 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा T dash upon T, जो कि इक्वल टू है V into rho L minus rho B
into G dash, or we can say G plus A in the bracket, that is to be divided by this equation number 1, in which T is already going to be equal to V into rho L minus rho B into simply G here. So that if we just simplify this further, then we can get this as T dash, okay, upon T is actually going to be equal to ये V rho L minus rho B सब कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, सिंपली G plus A, okay, G plus A, and that is whole divided by G. If you just separate this out, then you can be able to get this as T dash upon T to be simply equal to 1 plus A by G, so that T dash can be written to be simply equal to 1 plus A upon G into T as a final value of tension in the string here in this case. Okay, so this is actually going to be the tension in the string in case when the whole system is accelerated in the upward direction with an acceleration A here. Okay, yes. So let us see the next question now. Okay, I also shared this file with you in the app. Hope you have found it out. Okay, let us see some more questions of the same type. Okay, इसमें से जो level 1 और level 2 जो है वो CET के लिए आप प्रेफर करो, ठीक है, और level 3 जो for NEET, level 4 for JEE Mains and level 5 for almost JEE Advanced, ठीक है, तो ये याद रखो ठीक से. एक मिनट. ओके, तो इसमें से कुछ करेंगे. Yes, just try this one. Question number 33 here. Okay, just read the question carefully. A sphere of density D is let fall in the liquid of density D by 4. Then the acceleration of the body will be. Yes. So it's very simple. Again, we can just see that suppose this is the liquid and suppose its density is suppose rho W and the density of the body is going to be rho C, suppose here. And when the density of the body is given to be D actually. Okay. और इसको जब हम इस लिक्विड के अंदर फॉल करते हैं तो लिक्विड का जो डेंसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो एक्चुअली D by 4 के बराबर दिया हुआ है, राइट. ओके, तो rho is going to be equal to D and rho W is going to be equal to D by 4. Yes. So whenever this body is immersed in liquid and let fall in the liquid, then what happens is the force acting on the body is एक तो mg जो कि एक्चुअली V into rho, ओके, V into rho into G के बराबर रहने वाला है, और दूसरा होता है बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि V into rho W into G के बराबर हुआ करता है. So that the net force acting on the body will actually be V rho G minus V rho W G, correct है. So the net force acting on this body here will be V into rho minus rho W into G, where this V into rho is going to be D actually, and rho W is going to be D by 4 actually into G as it is. So that we can just get this V into here D minus D by 4 actually becomes 3D by 4, right, into G as it is. So this is the net force acting on the body.
but as we know that this force is going to be equal to the mass into acceleration, right? तो अगर इस फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन के तरफ इक्वेट करते हैं, जिसमें मास ऑफ द बॉडी इज अगेन गोइंग टू बी एक्चुअली v इंटू रो हियर इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो ये फोर्स का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने से हमको क्या मिलता है, तो देखो v रो a is going to be v into 3d by 4 into g, so that here v gets cancelled from both sides। अच्छा रो मतलब d है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं v d a, जो कि डेंसिटी का बॉडी का डेंसिटी है वो एक्चुअली, ठीक है। So density of body is given to be d in this case here. So we can just replace it that and get this as v into 3d by 4 into g as it is. So that this v gets cancelled from both sides, d gets cancelled from both sides, and what we are left with is the acceleration is going to be 3 by 4 times of g, which is already there in this option 2 here. Yes. Okay. Just try the next one. Yes, just try this 40. Question number 40 in this case here. A solid sphere of radius r has a concentric cavity of radius r by 2 inside it. The sphere is found to just float in water with highest point of it touching the surface of water. Find the specific gravity of the material of the sphere. Yes. Suppose this is the sphere and this is the okay. Okay. Suppose that this is the container containing some liquid like this, and suppose that this block is kept in this sphere here. ये स्पीयर यहाँ पे इसके अंदर हमने डाल के रखा है और स्पीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है, याद रखो ठीक से। और ये भी दिया हुआ है कि इस स्पीयर के अंदर देयर इज अ होल, so suppose this is the hole, okay, and it is given that the hole has a exactly same radius, so same diameter which is equal to the radius of this bigger sphere actually। ये देखो इस तरह से ये पे हमको डायग्राम मिल रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि यस, इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये जो उसका सेंटर है, सेंटर, तो ये सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है हमको r, ठीक है, नहीं r by 2, देखो ठीक से, क्योंकि सॉलिड स्फीयर हैज अ कॉन्सेंट्रिक कैविटी। ओके ओके, डायग्राम हमारा गलत हो गया, देखो ठीक से, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक कैविटी मतलब क्या, कैविटी इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, not exactly touching the line, touching the surface, but it is exactly at the center like this. Okay, so this is the cavity. Yes, and the radius of the concentric cavity is actually r by 2। okay, उसको अभी इमेजिन करो, कैविटी का जो रेडियस है तो वो r by 2 दे रखा है, जबकि स्फीयर का रेडियस जो है वो r दे रखा है, ठीक है, वो याद रखो अभी, जहाँ पे r is the radius of the sphere and r by 2 is going to be the radius of cavity। you can just show it in the diagram here like this। this is the radius of cavity and here this is the going to be the radius of the sphere actually।
यस ओके। तो अभी यहाँ पे हमको ढूंढ के क्या निकालना है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, वो हमको ढूंढ के निकालना है। अब ये तुमको पता है ऑलरेडी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता क्या है, उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर और लिक्विड इन विच इट इज प्लेस्ड। तो ऐसे केस में देखो, जब ये पूरा डूब जाएगा अंदर, तो उस केस में अगर इसके ऊपर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज किया, तो कौन से फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं देखो ठीक से। If you just consider this point as this whole body, then the forces acting on it are, one is the gravitational force, which is going to be equal to the mass into gravity, उसको हम m into g लिख सकते हैं, और दूसरा है इधर beyond force, जिसको हम fb लिख सकते हैं, ठीक है, fb ओके। और ग्रेविटेशनल फोर्स को चलो fg भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो fg is the gravitational force and fb is going to be the beyond force, no doubt। ओके अभी इसमें और यहाँ पे क्या है ना कि ये जो फ्लोट हो रहा है कि नहीं, फ्लोट हो रहा है पूरा इमर्स होने के बाद फ्लोट हो रहा है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल बॉडी इज एक्चुअली गोइंग टू बी सेम एज द बियॉन्ड फोर्स एक्चुअली। ओके Fg is going to be equal to Fb, yes, but अभी what is the gravitational force which is equal to the mass into gravity, करेक्ट है। तो mass into gravity, mass of the body, हाँ ये जो बॉडी है यहाँ पे, ये जहाँ पे मटेरियल है, तो उसका मास हमको ढूंढ के निकालना है, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। ओके दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स हियर? बियॉन्ड फोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी। तो अब ये पूरे बॉडी के द्वारा कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ये पूरे बॉडी का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के बराबर का जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस किया हुआ है। तो इसलिए पूरा वॉल्यूम हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द आउटर स्फीयर इनटू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे तो वॉल्यूम के बदले क्या आ जाएगा, तो नो डाउट इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, आर बाई सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ये आएगा यहाँ पे वॉल्यूम। क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट निकालने के लिए हमको पूरे बॉडी का वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब, इससे हमको उसका वॉल्यूम मिलेगा। इनटू डेंसिटी लिक्विड का तो ऑलरेडी हमको पता है रो डब्ल्यू, और ग्रेविटी एज इट इज। चलो ठीक है, ग्रेविटी को तो हम चलो कैंसिल भी कर सकते हैं दोनों तरफ से, नो प्रॉब्लम। बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द बॉडी ओनली। तो यहाँ पे देखो बॉडी का जो मास है वो एक्चुअली हम ये मटेरियल का मास हमको ढूंढ के निकालना है। हाउ विल यू गेट द मटेरियल मास ऑफ द मटेरियल इन दिस केस हियर, which is not a sphere but it is in the form of a hollow shell, ठीक है, शेल के फॉर्म में है वो, या उसको हम बोल सकते हैं होलो स्पीयर, राइट। तो होलो स्पीयर का मास कैसे ढूंढ के निकालना होता है। अब ये होलो स्पीयर ऐसा भी नहीं है कि उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम लिया जा सकता है, नहीं, इनर रेडियस इज जस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आउटर रेडियस विच इज नॉट जस्ट ऑलमोस्ट सेम। तो इसलिए यहाँ पे हमको इस वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस मटेरियल का, मतलब जहाँ पे मटेरियल फैला हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी तो कैंसिल हो गया ऑलरेडी, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी हियर। लेकिन वॉल्यूम किसका निकालना पड़ेगा, ये जो होलो स्फीयर का वॉल्यूम है, तो वो हमको यहाँ पे डालना होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर वी कैन से। ओके हाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, it is going to be equal to the volume of the whole sphere, which is going to be 4/3 pi r cube minus the volume of inner sphere, which is actually going to be 4/3 pi into r/2 का whole square, sorry cube। okay तो इस तरह से ये हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल where mass is present, that should be multiplied by rho, and that is going to be equated with 4/3 into pi r cube into rho w as it is, and then we can be able to take this 4/3 pi r cube common from this whole bracket. Okay, so 4/3 pi r cube, if it is taken common, then only 1 will be left inside in the first term, and here r/2 का whole cube मतलब r cube by 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1/8 यहाँ पे बचा रहेगा, and that is to be multiplied by density, and this is to be equated with 4/3 pi r cube into rho w as it is here. So that here we can just say that this 4/3 pi r cube will get cancelled from both sides, and what will be left with is simply 1 minus 1/8, which is going to be actually 7/8, that is multiplied by rho,
and which is multiplied with rho w here, so that we can say rho upon rho w is actually going to be equal to 8 by 7. Okay, 8 by 7, and hence this is nothing but the specific gravity which is to be found out, and we have got it as 8 by 7 in this case here. Okay, समझाएगा सबको ठीक से ये क्वेश्चन? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी. Yes, anybody? सर ये थर्ड स्टेप नहीं समझा. 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर बाई 2 क्यूब, ये क्यों लिया हमने, वो नहीं समझा. ओके, देखो अभी बेसिकली होता क्या है ना कि तुमको एक ऐसे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसमें एक कैविटी है. इमेजिन करो, अभी स्फीयर का वॉल्यूम तुम कैसे निकालते हो? ये देखो, सपोज तुम्हारे पास अगर ये स्फीयर है, ये सपोज एक स्फीयर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर तुमको निकालना है तो उसका रेडियस एक्चुअली आर है, कैपिटल आर. ओके, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए तुम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो ऑलरेडी हमको पता है v1 विच इज गोइंग टू बी 4/3 इंटू पाई कैपिटल आर क्यूब. ओके, लेकिन अभी इसमें क्या है ना कि हमने एक कैविटी किया है. कैविटी मतलब हमने इस स्फीयर में से अंदर का मटेरियल हटा दिया, अंदर में से मटेरियल हमने उसमें से निकाल लिया. तो सपोज वो स्फीयर कुछ इस तरह से बन जाता है. ये देखो, अभी वो ऐसा बन गया, समझा ठीक से? तो अंदर का मटेरियल ही हमने निकाल दिया, और अभी अंदर का जो कैविटी है, इस कैविटी का रेडियस कितना दिया हुआ है? तो वो एक्चुअली r/2 के बराबर दिया हुआ है, r/2. तो अभी सोचो, जो मटेरियल हमने निकाल लिया तो वो कहीं ना कहीं तो भी प्रेजेंट होगा कि नहीं? मान लो कि ये वो मटेरियल है जो हमने निकाल लिया इसमें से. देखो, इसको यहाँ पे फिट कर देंगे तो वो एग्जैक्ट फिट हो जाएगा, लेकिन इसको हमने इसमें से निकाल दिया. तो अभी इसका रेडियस कितना है जिसको हमने निकाल लिया है? उसका रेडियस तो r/2 है कि नहीं? तो जो निकला हुआ स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, निकालो पर जल्दी. उसको अगर हमने बोल दिया v2, तो उसको हम बोल सकते हैं, वो भी स्फीयर ही तो है ना, तो स्फीयर होने के कारण उसका वॉल्यूम कितना बनेगा? सिंपली 4/3 इंटू पाई इंटू r/2 का होल क्यूब. ये हमारा फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ दिस रिमूव्ड स्फीयर के लिए. लेकिन अभी क्या है ना कि जो ये बचा हुआ जो वॉल्यूम है, रिमूव करने के बाद जो बचता है उसका वॉल्यूम कितना है, वो कैसे ढूंढ के निकालेंगे? मतलब ये जो पार्ट है इसका वॉल्यूम कैसे हमको मिलने वाला है? उसके लिए हमको सीधी बात यही है कि हमको ये करना पड़ेगा, v1 में से v2 माइनस करना पड़ेगा, तब हमको जाके इस स्फीयर मतलब इस होलो स्फीयर का वॉल्यूम मिलेगा. और जब वो मिलेगा तब जाके उसको हमको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमको मास मिलेगा. और ग्रेविटी से तो मल्टीप्लाई करना ही है क्योंकि हमको वेट चाहिए. तो ये इस तरह से हमको मिलता है. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. उसको हम v रिमेनिंग बोल सकते हैं, v रिमेनिंग, which is actually going to be the volume of the total sphere, which is v1 in this case here, before cavity is cut from it, minus the volume of cavity actually, which is going to be v2 in this case here. Both are the spheres, and hence we can just use this same formula for volume of both of the spheres. Only the radius of the bigger sphere is to be understood to be r here, and the radius of inner sphere is to be kept as r/2 here. And then we have to find out the difference in the volume so that we can get the volume of this required hollow sphere here. समझा अभी ठीक से? Okay. Yes. Anything else? Any other doubt? चलो ठीक है. So let us see the next another question. Okay, is there any doubt from your side? तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें से तुमको नहीं आया, ऐसा कुछ है? या मैंने लास्ट टाइम आपको एक ये भी दिया था, शीट भी प्रोवाइड किया था अपने इसमें चैट सेक्शन में, लेकिन उसका आंसर तो किसी ने डाला नहीं.
ठीक है, so let us see the next concept in this chapter. Okay, जैसा कि हमको पता है इस चैप्टर के अंदर अलग अलग पार्ट्स है, इसमें से हमने स्टार्टिंग का जो प्रेशर वाला पार्ट जो है ऑलरेडी देखा है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड वो सब चीजें हमने देखी ऑलरेडी। अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। Yes, yes, you can just see the next one, that is about सरफेस टेंशन का जो पार्ट है वो हमको अभी देखना है। देखो से सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन, एंड बेसिक कंसेप्ट तो ऑलरेडी तुमने स्टडी किया ही है रेगुलर सेक्शन में, बट अभी सरफेस टेंशन के ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उसको किस तरह से टैकल करना होगा, तो वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहली बात कि सरफेस टेंशन के ऊपर ये बेसिक फॉर्मूला जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द सॉलिड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड। तो इसके ऊपर बहुत सारे सिचुएशंस जो कि मैंने ऑलरेडी रेगुलर में भी डिस्कस किए थे, जैसा कि अगर मान लो एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर अगर सपोज एक रेक्टेंगुलर प्लेट अगर यहाँ पे भरा हुआ है, रखा हुआ है, इमेजिन करो एक रेक्टेंगुलर प्लेट इस तरफ यहाँ पे रखा हुआ है इस लिक्विड के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो इस जिसका लेंथ मान लो L है और इसका ब्रेड्थ जो है वो B है, तो इस केस में फोर्स कितना एक्ट होगा उसके ऊपर, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला मिलेगा सरफेस टेंशन T into the circumference of this plate, which is actually going to be 2L plus 2B here. Okay, and instead of this rectangular plate, if there is a rectangular frame like this, तो देखो यहाँ पे ये फ्रेम है सपोज जिसका लेंथ L एंड ब्रेड्थ B है, तो अभी फ्रेम में और प्लेट में देखो क्या फर्क होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रेम को दो एजेस होते हैं, तो यहाँ पे L जो है वो दो लेंथ्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेड्स भी दो होंगे, एक अंदर का एक बाहर का, राइट, जिसके कारण यहाँ पे पूरे लेंथ्स जो है वो डबल हो जाएंगे, और इसलिए हमको फोर्स जो मिलेगा वो होगा T इंटू 4L प्लस 4B, याद रखो ठीक से। Similarly, if suppose there is a disc which is in contact with the surface of liquid from top like this here, ये एक डिस्क है सपोज यहाँ पे, तो उस केस में और उसका रेडियस अगर मान लो R है, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि the total force acting on it due to surface tension will be actually T into 2 pi R, where 2 pi R is going to be actually the circumference of this circle. Okay, but here if suppose instead of this disc there is a ring which again has two edges, inner one and outer here, in that case we can just get the total force to be again double, that is T into 4 pi R actually. Okay, so in every case what we have to do is simply we have to find out the total length in contact and then we have to go further. Suppose for another example, if suppose we have a cylindrical test tube or cylindrical capillary which is in contact with the liquid like this, whose outer radius and inner radius are actually given in this way. Okay, suppose that inner radius is given to be R1 and outer radius is actually given to be R2. So in this case the total circumference will become 2 pi R1 plus 2 pi R2, and hence the force due to surface tension in this case here can be obtained to be simply T into 2 pi R1 plus 2 pi R2. Okay, so that we can just get the final result to be F is equal to T into 2 pi common, and we can say R1 plus R2 here to be left inside the bracket, correct? In this way. Similarly, we can also say suppose there is a liquid and suppose there is a rectangular box which is kept immersed in this liquid here. तो ये suppose एक rectangular box अगर हमने इसके अंदर डाल के रखा है इस तरह से, जिसका length, breadth और height सब कुछ पता है, तो तभी भी हमको वही करना है, हमको सिर्फ एक ही बात सोचनी है, what length of solid is in contact with the liquid. Okay, and that we have to multiply it by the surface tension and we'll get this the formula for the force acting on this whole here. So suppose that length is L
breadth is b and height is suppose h. तो अभी देखो यहाँ पे हाइट जो है वो तो लिक्विड के वर्टिकल कांटेक्ट में है, तो वो हमको काउंट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे लेंथ कितना कांटेक्ट वाला लेंथ कितना काउंट होगा। तो देखो ये सामने वाला एक लेंथ इस तरफ, ये इस तरफ का लेंथ, इस तरफ का पीछे का लेंथ, और ये टाइप ये लेंथ, मतलब ये टोटल लेंथ जो काउंट होगा वो 12 + 2b के बराबर ही होगा, जिसके कारण हमको यहाँ पे फोर्स जो मिलेगा तो वो t × 12 + 2b के बराबर मिलने वाला है। यस, सो इन दिस वे वी कैन जस्ट फाइंड आउट द force acting on the any body due to surface tension whenever it is kept in contact with the surface of liquid. The next is about the work done. Work done or change in surface energy is related with the surface area and surface tension. By using this formula, the surface energy is always equal to the surface tension into area. This formula can also be written to be simply like the change in surface energy is actually going to be surface tension into change in area here. So, and this formula can also be applied in different situations. Just like if suppose we have a soap bubble formed, if suppose a liquid drop is formed, suppose एक liquid drop हम form करते हैं, देखो, suppose a liquid drop is formed of radius r. तो अगर r radius का एक liquid drop हमने form किया, तो what is the total surface energy used up in formation of this liquid drop? It's going to be t × 4 pi r square, where r is actually going to be the radius of this liquid drop, remember. But instead of this liquid drop, if there is a soap bubble like this of the same radius here, तो अगर सेम रेडियस का सोप बबल अगर हम फॉर्म करते हैं, तो याद रखो सोप बबल को दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, करेक्ट है। Yes, suppose this is the soap bubble, which is of a small, very small thickness like this. Then what is the total work done in the process of formation of this soap bubble here? So it is actually going to be T into the total area of this soap bubble increased here, which is going to be the inner area which is exposed to air, which will be actually, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में जो है ना, बीच में वाटर रहने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे ये बीच वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे वाटर रहने वाला है, क्योंकि वो सोप बबल है। तो सोप बबल के अंदर अंदर में एयर होता है, बाहर में भी एयर होता है, लेकिन बीच में जो है वो बीच में लिक्विड हुआ करता है या वाटर हुआ करता है। इसकी वजह से यहाँ पे दो सरफेसेस उसके फ्री है, एक अंदर का और एक बाहर का, जिसके कारण टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली 8 pi r square के बराबर आ जाता है, और उसकी वजह से हमको टोटल सरफेस एनर्जी जो है वो T × 8 pi r square के बराबर बनता है। याद रखो ठीक से। This is about the soap bubble. Again, we can just see that if suppose there is a soap bubble, liquid drop already there, मतलब समझो हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप ऑलरेडी है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो सपोज r1 है, ओके, r1 is the radius of this liquid drop, and suppose that it is just getting transferred, मतलब transformed into another soap liquid drop whose radius is actually going to be r2 here, okay, जो कि ज्यादा बड़ा है इससे। तो इसका मतलब the liquid drop of radius r1 is getting transformed into a liquid drop of radius r2. So in this case, the total work done or the total energy consumed or change in surface energy in this case here can be obtained to be simply delta U, which is going to be simply T into delta A. ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जिसमें डेल्टा A का मतलब क्या है, चेंज इन एरिया, जो कि फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया होने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे हमको 4 pi r square r2 square माइनस here it is 4 pi r1 square के बराबर मिलेगा, जिसमें से 4 pi को अगर कॉमन ले भी लो तो भी यहाँ पे r2 square माइनस r1 square बचेगा अंदर, जो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। This is the formula for finding the delta U, that is change in surface energy in case when the liquid drop of radius r1 is just transformed into another liquid drop of radius r2 here, okay.
Similarly, suppose we have a soap bubble like this. Whose radius is actually going to be R1. ओके, ये एक सोप बबल है जिसका रेडियस R1 के बराबर है. But suppose we just increase its radius and suppose it is just transformed into another soap bubble whose radius is actually going to be R2. suppose ये देखो, ये जो R1 वाला रेडियस वाला जो सोप बबल है वो एक्चुअली okay. Suppose this is the new soap bubble formed here, whose radius is actually going to be R2 in this case here. Okay, तो मतलब R1 रेडियस वाला जो बबल था तो वो सपोज कन्वर्ट हो गया या उसका रेडियस बढ़ के R2 के बराबर हो गया. तो इस प्रोसेस के अंदर कितना सरफेस एनर्जी यूज हुआ या कितना हमको वर्क डन करना पड़ा, तो वो हम ढूंढ के निकाल सकते हैं आराम से. डेल्टा U इज इक्वल टू अगेन दिस T इनटू द चेंज इन सरफेस एरिया, which is actually the final surface area minus initial surface area here, where final surface area is going to be 8 pi R2 square and minus initial surface area is actually going to be 8 pi R1 square. If we just take this 8 pi common, then we can also get this delta U to be simply equal to 8 pi T into bracket में R2 square minus R1 square as it is. And this is actually going to be the formula for finding the change in surface energy in case when the single soap bubble of radius R1 is just expanded up to the new soap bubble whose radius is actually going to be R2 here. Yes, so these are the formulae for work done or change in surface energy here. Yes, there are more formulae in this section. Just keep it revised and let us just see the more formulae in this section in the next lecture tomorrow. Okay, तो next lecture में हम ये देखेंगे कि कौन से formulas इसके अंदर use किए जा सकते हैं and how to use them. Yes. Okay, is there any doubt? चलो ठीक है, so let us stop here. Thank you all of you. या मैंने जो स्टडी मटेरियल के अंदर जो आपको शेयर किया है, ये फ्लूइड डायनामिक्स का जो एक शीट शेयर किया है ऑलरेडी, जस्ट गो थ्रू इट, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसा आपको सूट होता है. आपको जैसा लगता है कि आप अभी सपोज आपको लगता है कि लेवल 1 बहुत इजी है, यू कैन जस्ट कीप इट, डायरेक्टली जंप टू लेवल 2. और इफ यू जस्ट फाइंड दैट लेवल 2 इज वेरी इजी, यू कैन जस्ट कीप एंड जस्ट जंप टू लेवल 3. ठीक है, और इफ यू जस्ट फाइंड दैट लेवल 3 इज वेरी डिफिकल्ट, you can just solve level 2 first and then go to level 3, or level 1 first and then go to level 2 and so on accordingly. तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो, और उसके जो सॉल्यूशंस है वो अच्छी तरह से देखो एक बार ठीक से. उसके अंदर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, अगर उसमें से भी कुछ नहीं समझता है तो मार्क करके रखो और चैट के अंदर डालते रहो कि ये क्वेश्चन हमको नहीं जम रहे, सो दैट वी कैन कवर देम इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. ठीक है, आगे चल के आने वाले जो लेक्चर्स है, तो लेक्चर्स के अंदर हम वो क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं. ठीक है, ले सकते हैं एज अ डाउट सॉल्विंग. यस, तो दैट इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू.